नमस्ते, मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, श्रविक +2 हाई स्कूल तोपा पिंडरा। मैं आप सभी बच्चों का रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम लोग 12वीं कक्षा के भौतिकी विषय के ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे। ट्रांसफार्मर ये जो शब्द है ये हम लोग बचपन से ही सुनना शुरू कर देते हैं। घर बच्चों को बताया भी जाता है कि ट्रांसफार्मर के नज़दीक नहीं जाना, बहुत ज़्यादा करंट होता है, ठीक है, जान भी जा सकती है। सही बात है। तो आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, कैसे वो वोल्टेज को घटाता है, बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, क्या घटाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसफार्मर है क्या? सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर हम लोग बोलते किसको है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसके सहारे लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट को हम कन्वर्ट करते हैं हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी कर सकते हैं। लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, हाई करंट है, उसको कन्वर्ट करेंगे हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट, या हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट को कन्वर्ट करेंगे लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट। मतलब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट घटता है, ठीक है, और अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओम्स लॉ यहाँ पर ओबे नहीं होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको दिमाग में बैठा के रखे रहना है कि ट्रांसफार्मर जो है वो उसमें ओम्स लॉ ओबे नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को इसके प्रिंसिपल को भी जानना पड़ेगा। प्रिंसिपल इसका होता है म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये ट्रांसफार्मर का एक रफ डायग्राम हम बनाए हुए, इसमें स्ट्रिप्स दिखाए हुए हैं। इसमें एक कॉइल हम लोग लिए हुए हैं जिसके अक्रॉस इनपुट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज देंगे, जिसको हम लोग प्राइमरी कॉइल कहेंगे। दूसरे के अक्रॉस जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अक्रॉस हमको आउटपुट मालूम करना होगा, आउटपुट पता करना होगा कितना है, आउटपुट हमको मिलेगा। दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के हमें पहले से मालूम होने चाहिए। लोड जो है जिसके अक्रॉस हम लोग आउटपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल हम आपको बता ही दिए हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है एक बार हम आपको फिर से रिकॉल करवा दे रहे हैं। It is the phenomenon of inducing EMF in the secondary coil due to change in current in the primary coil, hence the change in magnetic flux in the secondary coil, ठीक है। इस फिनोमेनन के तहत हम लोग इंड्यूस EMF इंड्यूस करते हैं सेकेंडरी कॉइल में, करंट को चेंज करा के प्राइमरी कॉइल में, ठीक है, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज करता है। थ्योरी है, हम लोग ये मान के चलते शुरुआत में ही कि ट्रांसफार्मर में किसी तरह का कोई भी फ्लक्स का लॉस नहीं है। तो जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होगा वो पूरा का पूरा लिंक्ड अप हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको याद है, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर डिस्कस करते समय ये बताए थे। E होता है -N d∅dt। तो प्राइमरी के लिए EP = -NP d∅ dt हो गया, सेकेंडरी के लिए -NS d∅ dt हो गया। अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो NS/NP हो जाएगा। NS/NP को हम लोग K से डिनोट करेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जितना आउटपुट पावर होता है उतना ही इनपुट पावर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जितना इनपुट पावर होता है उतना आउटपुट पावर होता है। और पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो आउटपुट पावर में हम ES × IS लिख सकते हैं, इनपुट पावर में हम EP × IP लिखेंगे, वहीं से लिखेंगे तो ES/EP हो जाएगा हमारा IP/IS। अगर हम लोग दोनों को मिला देते हैं, ब्लू कलर वाले और ये दोनों को मिला करके लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं ES/EP = NS/NP जो कि K के बराबर है IP/IS, ठीक है, मिला के लिख दिए। अब इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि हम लोग कितना आउटपुट पावर मिल रहा है और कितना हम लोग इनपुट पावर दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी ट्रांसफार्मर 100% इफिशिएंट नहीं होता। हम लोग तो मान के चल रहे हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में ना इक्वल होता है, ठीक है। तो आउटपुट पावर हो गया ES/IS, इनपुट पावर हो गया EP/IP। इसी को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इफिशियंसी निकल जाएगा परसेंटेज में। आइडियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 100% होती है। ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेप अप, दूसरा होता है स्टेप डाउन।
जब हम लोग अप और डाउन की बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि अप और डाउन हम किसकी बात कर रहे हैं, वोल्टेज की बात होती है। स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ेगा, लो से हाई वोल्टेज होगा। स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज घटेगा, हाई से लो होगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ये डायग्राम बना हुआ है। इसमें NS विल बी ग्रेटर देन NP एज ES इज ग्रेटर देन EP, क्योंकि आपका आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए। सिमिलरली IS विल बी लेस देन IP एंड K विल बी ग्रेटर देन 1। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसमें क्या होगा, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा। स्टेप डाउन है, वोल्टेज कम हो रहा है, ठीक है, हाई से लो वोल्टेज होगा। तो वोल्टेज अगर कम होगा तो करंट बढ़ेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी का ज़्यादा होगा, प्राइमरी का वोल्टेज ज़्यादा होगा, K का वैल्यू लेस देन 1 होगा, और सेकेंडरी का करंट जो है वो प्राइमरी के करंट से ज़्यादा होगा। ट्रांसफार्मर में जब हम लोग व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ लॉस होता है। तो ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, एनर्जी लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर। पहला जो लॉस होता है उसको हम लोग कॉपर लॉस कहते हैं। ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग करने के लिए हम लोग जो वायर यूज करते हैं, इलिमिनेटेड कॉपर वायर, उस कॉपर के वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। उसके रेजिस्टेंस के कारण कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसको कॉपर लॉस कहते हैं। तो हीट जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, वाइंडिंग ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जो यूज किए हुए हैं, जब उससे करंट पास होता है उसको हम लोग कॉपर लॉस कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग थिक वायर्स फॉर वाइंडिंग। पतला वायर नहीं, मोटा वायर हम लोग यूज करेंगे। दूसरा होता है फ्लक्स लॉस। हम लोग अभी डिस्कस करना जब शुरू किए थे तो शुरुआत में ही मान के चले थे आइडियल ट्रांसफार्मर है, कोई भी किसी भी तरह से कोई भी फ्लक्स का लॉस नहीं हो रहा है। मगर रियलिटी में क्या होता है कि फ्लक्स का लॉस होता है, ठीक है। एक्चुअल में कुछ ना कुछ फ्लक्स का लॉस होता है, वेस्ट होता है। इसी को हम लोग ड्यू टू इम्प्रॉपर कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, इसी को हम लोग फ्लक्स लॉस कहते हैं। इसको भी हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं अगर बहुत टाइटली स्ट्रांगली अगर हम लोग कपल्ड करके रखेंगे तो ये मिनिमाइज हो सकता है। इसके बाद आता है आयरन लॉस। आयरन लॉस को दो तरह से डिवाइड करते हैं, ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। हम लोग यहाँ पर थिक स्ट्रिप्स बाद में लिया गया है, पहले हम लोग कोर के रूप में हम लोग मोटा सा आयरन का कोई मटेरियल का हम लोग लेते थे, मैग्नेटिक मटेरियल का, जब उससे हम लोग पास करते थे ऑल्टरनेटिंग करंट वायर से, ठीक है, तो उसमें ईडी करंट बनता था। ईडी करंट के कारण हीट और एनर्जी का लॉस होता था, ठीक है। तो ईडी करंट जो है वो भी लॉस आपका आएगा। इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम लोग लैमिनेटेड कोर लेते हैं इंस्टेंट ऑफ सॉलिड आयरन ब्लॉक, और पतला पतला स्ट्रिप्स लेकर के उसके ऊपर हम लोग वर्निश का कोटिंग कर देते हैं। इंसुलेटेड भी हो गया, एक तरह से लेमिनेट हो गया, ठीक है। और उसमें ईडी करंट बनता है बट ऑपोजिट बनता है। मान लीजिए इधर वाले फेस में नॉर्थ पोल बन रहा है ईडी करंट के कारण, तो इधर आपका भी नॉर्थ पोल बन जाएगा अपोज करने के लिए, जिसके कारण क्या होगा कि लॉस मिनिमाइज हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है उसका पाथ, ठीक है। तो इसी को बताने की कोशिश की, सॉलिड कोर रहेगा तो इस तरह से रहेगा। अगर हम लोग स्ट्रिप्स लेंगे तो ये छोटा छोटा स्ट्रिप्स हो गया तो एक दूसरे को अपोज करने लगा था, एज ए होल जो है लॉस मिनिमाइज हो गया। दूसरा होता है हिस्टेरेसिस लॉस। When alternating current is passed, the iron core is magnetized and demagnetized repeatedly over the cycle, due to which there is some loss of energy, ठीक है। इसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं। इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग वैसे मटेरियल का यूज करेंगे जिसका एरिया अंडर हिस्टेरेसिस कर्व कम हो, ठीक है। तो इसको भी हम मिनिमाइज करने का लिख दिए हैं। लास्ट होता है, इसको बोलते हैं हमिंग लॉस, लॉसेज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कोर। Some electrical energy is lost in the form of mechanical energy due to vibration of the core and humming noise due to magnetostatic effect। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ये नाम आपको याद नहीं रखना है, बट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑब्जर्व भी किए होंगे कि किसी ट्रांसफार्मर के बगल से आप क्रॉस करके अजीब टाइप का आवाज़ आता है, टाइप का, ठीक है। तो ये जो आवाज़ आ रहा है वो वाइब्रेशन के कारण आ रहा है। ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर है वो वाइब्रेट कर रहा है, उसके कारण ये आवाज़ प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसके कारण जो लॉस होता है एनर्जी का, उसी को हम लोग बोलते हैं हमिंग लॉस। इसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर हम लोग कॉइल को एकदम टाइट अच्छे से बांध करके रखे रहे तो वैसी स्थिति में ये थोड़ा मिनिमाइज हो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता है। तो दीज आर द लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपके घर के, आपके मोहल्ले
में जो है 11,000 वोल्ट आता है। अगर ट्रांसफार्मर है तो 11,000 को 220 में कन्वर्ट किया जाता है। हम लोगों को वोल्टेज कम चाहिए। हम लोग जनरली घर में क्या बोलते हैं, अरे वोल्टेज बहुत कम आया। वोल्टेज हमें कम चाहिए, उससे कोई परेशानी नहीं, हमें करेंट ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो करेंट अगर हमको सफिशिएंट मिल जाता है तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होती, तो वहाँ पर हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर कभी भी जो है आप बोलते होंगे वोल्टेज बढ़ा देता है, नहीं, वोल्टेज बढ़ाना से करंट घटेगा, बात समझ गए। तो ये ट्रांसफार्मर जो होता है वो ओम्स लॉ ऑबे नहीं करता है। ट्रांसफार्मर डीसी करंट के लिए यूज नहीं हो सकता है, ये बातों को ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं अगले वीडियो में एसी जनरेटर का वीडियो बना के लाऊंगा और वहाँ पर ये चैप्टर फिर समाप्त हो जाएगा।